नमस्कार। बेस्ट इन्वेस्ट में आपका स्वागत है। इससे पहले कि हम आज की बात शुरू करते हैं, मैं यहाँ दर्शकों को बताना चाहूँगा कि ये वीडियो एक इंफॉर्मेशनल वीडियो है, कोई रिकमेंडेशनल वीडियो नहीं है। आप पूरी जांच पड़ताल करके, अपनी पूरे एनालिसिस करके अपना पैसा लगाइए। यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी, हम यहाँ आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं देंगे। तो दोस्तों, बेस्ट इन्वेस्ट कार्यक्रम में आपको कोई क्वेश्चन पूछना है या आपको कोई सुझाव देना है तो आप हमको फॉलो करिए ट्विटर पे। हमारा ट्विटर आईडी है @open dialog_। आप हमें ईमेल कर सकते हैं opendialog2020@gmail.com। लाइक जरूर करिए वीडियो, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको पता चलेगा कि नया वीडियो कौन सा आया है। अब तक हमने बात करी है कौन कौन से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स या फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट अवेलेबल हैं। इसके बाद हमने बात करी थी एक पूरे टॉपिक पे जो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड था। इन दोनों के बारे में आपको अगर दोबारा जानकारी लेनी है या और जानकारी लेनी है तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। और फाइनेंस के दुनिया में बात को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट्स में कैसे एक नया निवेशक प्रवेश कर सकता है। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं श्री अंशुल जी। अंशुल जी नमस्ते। आईआईटी रुड़की से बी पास आउट हैं और इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एंडरसन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से फाइनेंशियल इंजीनियरिंग में मास्टर्स करी है। अंशुल जी, स्वागत है आपका। इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हमने जैसे बात करी पिछले एपिसोड्स में म्यूचुअल फंड के बारे में, बात ये निकल के आती है कि स्टॉक एक्सचेंज या शेयर मार्केट में अगर ट्रेड करना हो किसी निवेशक को, तो हमारे पास इंडियन में जो शेयर मार्केट है उसमें कितना बड़ा पोटेंशियल दिखता है आपको कि निवेशक का पैसा अगर वो निवेश करता है तो उसको कितना प्रोस्पेक्ट है उससे ग्रोथ का। हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, मैंने यूएस में काम किया है और इंडिया में काम किया है, तो मैं वो दोनों के एग्जांपल लेके बात करूँगा। जी। देखिए, यूएस में है मार्केट इस टाइम 30 ट्रिलियन के करीब है यूएस डॉलर्स में, और इंडिया में मार्केट है, जो मार्केट का साइज़ है, जो कैपिटलाइजेशन जिसे कहते हैं हम, वो है करीब 2.1 ट्रिलियन के करीब। और जी। एक इनका जनसंख्या का कंपैरिजन भी देख लीजिए, तो भारत में करीब है एक 1 अरब 40 करोड़ लोग के करीब, और यूएस में है 30 करोड़ लोग के करीब। तो आप आप उसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना एक डिफरेंस है। ये मे बी बिकॉज कि यूएस ने पहले स्टार्ट कर दिया, पहले इंडिपेंडेंट हो गया, तो पहले उन्होंने शुरू कर दिया, तो मार्केट साइज़ उनका काफ़ी बड़ा है और कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है। और इंडिया ने लेट स्टार्ट किया, लेकिन आप अब उसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंडिया का पोटेंशियल, भारत का पोटेंशियल कितना है इस जगह। तो अगर आप अप्रॉक्सीमेट अंदाज़ा भी लगाएं, तो अगर दुगना भी कर दें तो भी यूएस से काफ़ी नीचे रहेंगे हम। और अभी इंडिया नाइन्थ प्लेस पर है, 9वीं प्लेस पे है। और इसके आगे, और मेरे पास एक ग्राफिक्स है जो आप शायद शेयर भी करना चाहें अपने व्यूअर्स के साथ। जी तो बिल्कुल। आप उसमें देखेंगे कि अगर मतलब इंडिया को फुल पोटेंशियल रियलाइज़ कर लिया, तो अभी ये बहुत बड़ा मार्केट है और इसमें इन्वेस्टर्स के लिए बहुत जगह है, बहुत ज़्यादा जगह है। तो चलिए, अच्छी बात है। तो अगर बात हम कह रहे हैं कि हमारे पास बहुत पोटेंशियल है इंडियन स्टॉक मार्केट में, तो कोई नया व्यक्ति आता है तो सबसे पहले क्या जरूरी है, कहाँ से वो शुरुआत करे इन्वेस्टमेंट की। हाँ जी, तो इसमें क्या है कि आपको अकाउंट खोलने पड़ेंगे, जो जी। बहुत ही सिंपल तरीके से खुल जाते हैं। कोई इसमें बड़ा इशू नहीं है। कई तरह के प्रोवाइडर्स हैं,
मैंने एक लिंक, मतलब आप अगर गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आपको आराम से मिल जाएगा। मैंने आप अपने व्यूअर्स को भी प्रोवाइड कर सकते हैं वो लिंक, जिसमें मैंने अपना थोड़ी रिसर्च करी थी कि आज आजकल क्या क्या है मार्केट। तो हम्म। कुछ डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं, कुछ फुल सर्विस ब्रोकर्स हैं, कुछ इनके बीच में हैं। उनमें किसी के साथ भी आप बहुत ही आराम से अकाउंट खोल सकते हैं। तो क्या होता है कि उस अकाउंट से आप ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। तो उस तरह के की कंपनीज हैं जो पुरानी कंपनीज हैं, जैसे आईसीआईसीआई बैंक या एचडीएफसी, या फिर नए प्रोवाइडर्स हैं जैसे कि ज़ीरोधा और फिनवेशिया, और इस तरह के करीब 20-25 तो हैं ही मेरे हिसाब से। तो वहाँ से आप शुरुआत कर सकते हैं स्टॉक ट्रेडिंग की। तो जैसे आपने कहा, इसमें जो फुल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, फुल सर्विस का मतलब क्या है कि डीमैट अकाउंट और आपका बैंक अकाउंट और ट्रेडिंग सब इनके पास ही होगा। हाँ जी, हाँ जी। तो तो उसे क्या फायदा रहता है कि लाइक अगर हम सारे एक ही के पास रखते हैं, या जो हमारी जैसे आपने दूसरी ऐप बेस्ड कंपनीज बताई हैं, जीरोधा और फिनवेशिया, उसमें तो ये लोग तो बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस तो है नहीं, ये मतलब हाँ, ये लोग केवल ब्रोकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं। हाँ। नहीं, बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें क्या है कि फुल दोनों के अलग अलग एडवांटेज हैं। और दूसरी बात ये भी बोलना चाहूँगा मैं कि जैसे यूएस की तर्ज पे ही हमारा भारत का मार्केट आगे बढ़ रहा है। तो डिस्काउंट ब्रोकरेज भी वहीं से आया है, एक टर्म। तो पहले पहले मैं ये बता दूं कि फुल सर्विस ब्रोकर क्या होता है, जिसमें बहुत कन्वीनियंस होती है कि आपके तीनों अकाउंट्स एक ही ब्रोकर के साथ हैं, एक ही कंपनी के साथ हैं। तो कन्वीनियंस का मतलब क्या है कि तीन अकाउंट, पहले तो तीन अकाउंट कौन कौन से हैं? ट्रेडिंग अकाउंट, जिसमें आप सेल और बाय कर सकते हैं शेयर। फिर उसके बाद है डीमैट अकाउंट, जिसमें आपने जो बाय करे हैं शेयर्स उसको डिपॉजिट करना होता है, तो वो डिपॉजिटरी के पास जाते हैं। दूसरा, और तीसरा है आपका बैंकिंग अकाउंट, जिसमें आपके अपने पैसे जमा हैं, जो सेविंग्स अकाउंट हो गया आपका। तो कन्वीनियंस की बात यह है कि आपको पैसे कहीं से ट्रांसफ़र नहीं करने, सब हम्म। कुछ आपका स्ट्रीमलाइंड है। बैंक अकाउंट से पैसे डायरेक्टली कनेक्टेड हैं आपके ट्रेडिंग अकाउंट से। आपने ट्रेड किया, ट्रेड करने के बाद अगर आपने बाय किया है या आपके जो पहले के बॉट शेयर्स हैं वो सीधे डीमैट अकाउंट में चले गए। तो आपका एक आईडी, एक लॉगिन, एक स्क्रीन, और सब कुछ आप एक ही उससे मैनेज कर सकते हैं। जी। और दूसरी तरफ है डिस्काउंट ब्रोकरेज। अब ये नई तरीके, जैसे आप स्टार्टअप्स की बातें देखते हैं, आपकी नए तरीके का काम करते हैं और नई तरीके से ये प्रेजेंट करते हैं चीज़ों को। तो इनका ये एडवांटेज है कि ये एक तो डिस्काउंट ब्रोकरेज है, इसमें इनमें एक्चुअली दो ही अकाउंट होते हैं। एक तो ट्रेडिंग अकाउंट और एक डीमैट अकाउंट। इसमें बैंकिंग अकाउंट नहीं होता, सेविंग अकाउंट नहीं होता। तो डिसएडवांटेज यही है, छोटा सा डिसएडवांटेज है कि आपको क्या है, मनी ट्रांसफ़र करना पड़ेगा अपने बैंकिंग अकाउंट से, और वो लिंक करना पड़ेगा इससे। और ये भी है कि आप मल्टीपल अकाउंट्स लिंक कर सकते हैं अगर आपके बैंकिंग अकाउंट है। बट यही एक छोटा सा डिसएडवांटेज है। उसके बाद तो इनके एडवांटेजेस उसके बाद शुरू होते हैं। तो मैं इनके जो दो सवाल पूछना चाहूंगा यहाँ पे। हाँ जी, जो हाँ जी। आपने इनको बोला कि पैसे ट्रांसफर करने होते हैं, पहला सवाल कि कुछ इसमें लैग होता है कि मैं इमीडिएट फंड्स अवेलेबल नहीं होता है, 2-3 दिन का वेट पीरियड होता है क्या? नहीं, नहीं, इमीडिएटली फंड्स अवेलेबल हो जाते हैं आपके पास। आरबीआई ने जितने आपको ट्रांसफ़र के टेक्निक्स दी हैं, उसके हिसाब से एनईएफटी है, आईएमपीएस है, और एक दो और हैं जिसमें आप इमीडिएटली ट्रांसफ़र हो जाता है। और आपको निकालने भी हैं तो भी इमीडिएटली निकल जाते हैं वहाँ से पैसे। दूसरा सवाल मेरा ये है कि क्योंकि ये लोग अपने को डिस्काउंट ब्रोकर या जीरो ब्रोकरेज अकाउंट्स कहते हैं, तो कोई ऐसा तो नहीं कि कोई हिडन कॉस्ट होती हो जो ये चार्ज करते हैं? नहीं, नहीं, बहुत क्लियर होता है इनका। इनका इनका मेन चीज़ है कि इनकी जो टीम है, जैसे आप आईसीआईसीआई से कंपेयर करें, तो इनकी टीम स्मॉल होती है और टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड होती है। बहुत बहुत कुछ टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करता है। ऑटोमेशन बहुत ज़्यादा होता है, फीचर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन जो इनके ओवरहेड्स हैं वो कम होते हैं। तो इसलिए ये इतना लो उस पे, लो पैसे पे, लो फीस पे काम कर पाते हैं। जैसे मतलब डिस्काउंट ब्रोकरेज अगर आप स्टॉक ट्रेडिंग करें तो कभी कभी तो ये ₹0 ही चार्ज करते हैं। ओके।
तो जैसा आपने हमको एक लिंक प्रोवाइड किया, हम अपने दर्शकों को एक संग भी शेयर करेंगे। एक स्टॉक ब्रोकर चुनते वक्त मैं किन बातों का ध्यान रखूं? तो अम, कुछ चीज़ें इस तरह की हैं, मैं अम, कि एक तो वो रिलायबल हो, और जो हम्म, जो अगर उसकी हिस्ट्री बनी हुई है तो और भी अच्छा है। अभी क्या है, हमारे जो जो भारतीय लोग हैं, उन्होंने जब पहले इन्वेस्ट करते थे तो काफ़ी फ्रॉड देखे होते हुए, तो अभी तक वो कोई एक जो इतिहास है वो अभी भी उनके दिमाग में है थोड़ा बहुत। तो इसलिए मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप थोड़ी रिसर्च कर लें कि वो ब्रोकरेज जो है वो मतलब अपना पूरा अवेलेबल रहेगा, बीच में से फ्रॉड करके नहीं जाएगा। तो लेकिन बस सिर्फ अपनी संतुष्टि के लिए करें। मेरे हिसाब से अब मार्केट काफ़ी मैच्योर हो गया है इंडिया का, और इस तरह के हमने कई सालों से कुछ ऐसा होता हुआ नहीं सुना है। तो आप देखें, कंपेयर करें। आपको फुल सर्विस ब्रोकरेज चाहिए तो अच्छी कंपनीज हैं, ICICI, HDFC मैंने बताया ही, और भी हैं इस तरह की। और डिस्काउंट ब्रोकरेज में दो दो तो हैं ही, जीरो था और ये आपकी हो गई इन्वेशिया। फिनवेशिया। तो जी। और फिर इसके बीच में भी आते हैं, आदित्य बिरला ग्रुप का है और रेलिगेयर है, ये दोनों बीच में आते हैं। तो आप अपने एक कन्वीनियंस के हिसाब से अपनी फ़ीस को इवैल्यूएट करते हुए कि आप किस तरह की ट्रेडिंग में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, वो सब आपको एक मतलब आपको पूरा कंपैरिजन मिल जाएगा आराम से। तो अंशुल जी, ब्रोकरेज अकाउंट खुल गया हमारे पास, सपोज ब्रोकरेज आ गई है, कुछ ऐसा रिकमेंडेड है कि मिनिमम कितने रुपए से स्टार्ट करना है? ये आदमी, एक निवेशक जब मार्केट में उतर रहा है तो उसके पास कम से कम इतना पैसा हो, ये कितने टाइम का वेट पीरियड हो उसके पास? देखिए, मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि आप कम से कम 1 लाख से तो स्टार्ट करें, और फिर थोड़ा लॉन्ग टर्म के हिसाब से शुरू करें। अ, मतलब आप कम से कम 2 साल का होराइजन तो रखें कि ट्रेडिंग करते हुए। और मैं तो यूजुअली ये रिकमेंड करता हूँ कि 5 से 10 साल का पीरियड बेस्ट होता है, क्योंकि क्या है कि आप शॉर्ट टर्म के हिसाब से करेंगे तो आपको बहुत टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा उसमें। हम्म। और जो आजकल के एक्सपर्ट ट्रेडिंग जो करते हैं, उसके लिए आपको मतलब आप उनसे थोड़ा पीछे रह जाएंगे कहीं ना कहीं। एक बात बताइए आप मेरे को, 1 लाख बोला आपने, 1 लाख थोड़ा ज्यादा अमाउंट नहीं हो गया एक स्मॉल इन्वेस्टर के हिसाब से देखा जाए तो? मेरे हिसाब से ना क्या है कि अगर आप कोई भी स्टॉक लेते हैं तो उसकी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, और अगर आप स्टॉक लेते हैं तो आपको रिस्क मैनेज भी करना पड़ेगा कि हम्म। अगर एक स्टॉक उसी जैसे आप किसी इंडस्ट्री में हैं, किसी इंडस्ट्री का एक स्टॉक लेते हैं, तो मैं कहूँगा कि आप उसी इंडस्ट्री के एक दो स्टॉक और साथ में लें। कि कभी कभी क्या होता है, एक उसको कहते हैं इडियोसिंक्रेटिक रिस्क कहते हैं, कि एक स्टॉक उस इंडस्ट्री का वो उनकी पर्सनल मतलब उनकी जो अपनी कंपनी की प्रॉब्लम्स है उसकी वजह से थोड़ा डाउन चल रहा है, लेकिन इंडस्ट्री ओवरऑल अच्छा कर रही है। तो आपके 3 स्टॉक हैं अगर उसी इंडस्ट्री में, तो तो वो आपको रिस्क मैनेज कर देगा कि वो ओके। इंडस्ट्री के बढ़ने का फ़ायदा आपको मिल जाएगा। रिस्क तो स्प्रेड हो जाएगा आपका। रिस्क स्प्रेड हो जाएगा। जी। तो इसलिए मैं कहूँगा कि थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट रखें, नहीं तो आप छोटे अमाउंट से भी कर सकते हैं, लेकिन फिर अगर आपको हार्ड मतलब उतना फ़ायदा नहीं हुआ तो आप स्टॉक ट्रेडिंग से दूर चले जाएंगे। उससे कोई इससे अच्छा है कि थोड़ा ज़्यादा अमाउंट रखें। थोड़ा और ल्यूक्रेटिव बना के रखा जाए। हाँ, चलिए, बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने नए निवेशक को बता दिया कि कहाँ से उसे कंपेयर करें, कौन सा सर्विस प्रोवाइडर लें, कितने प्रकार के अकाउंट्स हैं। सपोज करिए शेयर्स ले लिए, बेच लिए, जो ब्रोकरेज है उसके अलावा और कोई कॉस्ट होती है जो ये, और कोई ट्रेडिंग चार्जेस होते हैं जो देने पड़ते हैं? हाँ जी, हाँ जी।
इन्होंने ये जो हमारी सरकार ने और भी सेबी ने रैशनलाइज करने की कोशिश करी है चार्जेस को, और वो करते रहते हैं, लेकिन फिर भी अभी भी जो चार्जेस हैं उसका मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये तो मैंडेटरी टाइप के चार्जेस हैं जो ज़रूरी हैं, जो देने ही हैं। ओके। तो सबसे बड़ा तो ब्रोकरेज हो गया, जी। और उसके बाद आता है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, STT। ओके। फिर उसके बाद आता है स्टैम्प ड्यूटी, और ये परसेंटेजेस इनकी काफ़ी लो हैं, लेकिन ये ऐड करती हैं। मैं आपको थोड़ा देख के बता देता हूँ, वैसे आप वो लिंक भी शेयर कर देंगे तो ट्रेडर्स के मतलब आपके इन्वेस्टर्स के साथ। तो जैसे आपकी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स करीब 0.01% टू 0.025% होता है। ऐसे ही आपका स्टैम्प ड्यूटी करीब 0.015% टू 0.03% होती है। यानी कि सब मिलाया जाए तो शायद 1% से नीचे ही रहेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक काफी परसेंट से काफ़ी नीचे काफी रहेगा। नीचे रहेगा। हाँ जी। जी। और सपोज करिए आपने ये सब काम करने के बाद खरीद बेच कर ली, प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट पे टैक्सेशन कैसा है इंडिया में? हाँ जी, ये सिमिलर है US में और इंडिया में, दोनों जगह। लेकिन परसेंटेजेस डिफरेंट हैं, थोड़ी पॉलिसीज़ में डिफरेंट है, बट मैं बता देता हूँ कि एक तो होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस, और एक हम्म। होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस लगता है 10%। वो आपको बेसिकली टैक्स में आपको छूट दे रहे हैं कि आप लॉन्ग टर्म में कर रहे हैं, तो एक्चुअली इनकरेज कर रहे हैं वो। मतलब आप ये भी देखिए कि पॉलिसी के हिसाब से भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना कितना बेटर है, मतलब हर लोग और दूसरा है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस हो गया करीब मतलब करीब नहीं, 15%। जी। तो एक साल से नीचे में अगर आप सेल कर देते हैं शेयर को, तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस देना पड़ेगा। तो यहाँ ये बात नोट करने की है कि कैपिटल गेन्स स्टॉक या इक्विटीज में जो लगता है वहां पे लॉन्ग टर्म की डेफिनेशन 1 साल से ज्यादा या 1 साल से कम पे आती है। हाँ जी। बाकी हमारे जो रियल एस्टेट में शायद 3 साल का प्रोविजन है यस इसका। यस यस, बिल्कुल सही बात है, वो 3 साल का है। स्टॉक ट्रेडिंग के लिए उन्होंने वो एक अलग से स्टेटमेंट लिखा है पॉलिसी में कि आपको 2 साल की रियायत मिल जाती है। तो चलिए, अगर ये सब हो गया, एक आदमी रेडी है ट्रेड करने के लिए, तो मतलब हमारे पास कितनी कंपनीज हैं जो मतलब लिक्विड हैं, जहाँ पे आप कॉन्फिडेंस के साथ पैसा लगा सकते हैं? हाँ जी, नहीं बहुत अच्छा सवाल है ये, क्योंकि लिक्विडिटी एटलीस्ट इंडिया के, भारत के कॉन्टेक्स्ट में काफ़ी मैटर करती है। हम्म। अगर आप मैं फिर अगेन US का एग्जांपल लेता हूँ, क्योंकि मैं दोनों जगह पे है मेरा एक्सपीरियंस। तो वहाँ इतना मैटर नहीं करती है, वहाँ पे काफ़ी मार्केट भी बड़ा है, लेकिन यहाँ ज़रूर करती है। तो उसका थोड़ा काफ़ी ध्यान देना पड़ता है कि अगर मार्केट लिक्विड नहीं होगा तो आपको कभी कभी शेयर के प्राइसेस जिसे कहते हैं ना कि ज़्यादा चार्जेस के साथ मिलेंगे, या कभी कभी प्राइसेस ही नहीं मिलते हैं। तो आपको ध्यान रखना पड़ता है लिक्विडिटी का। तो उसके बहुत ही सिंपल तरीके हैं लिक्विडिटी समझने के। निफ्टी 50 इंडेक्स आता है, एक निफ्टी 100 आता है, और निफ्टी 200 इंडेक्स आता है। तो ये जो निफ्टी 50 है ये NSE का इंडेक्स है। ऐसे ही BSE में भी होता है, सेंसेक्स है, और उसके बाद के थोड़े और इंडेक्सेस हैं। तो इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, बेसिकली इंडेक्स के अंदर जो शेयर्स होते हैं, जो कंपनीज होती हैं, वो मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेस पे डिसाइड होती हैं। तो जो निफ्टी 50 है उसमें टॉप 50 जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, जो टॉप मोस्ट लिक्विड स्टॉक्स हैं इंडिया के, जो बहुत ट्रेड होते हैं, वो माना जाता है। तो उसको उसका करीब परसेंटेज है ओवरऑल मार्केट कैपिटलाइजेशन का 67% के करीब। फिर आप देखिए निफ्टी 100 आता है, निफ्टी 100 में 76.8% के करीब, 77% टॉप 100 स्टॉक्स हैं। तो आप खुद ही देख लीजिए कि 50 से 100 में जाते हुए जो नेक्स्ट 50 स्टॉक्स हैं, उनका कैपिटलाइजेशन सिर्फ 10% ही इंक्रीज कर पाया है टोटल कैपिटलाइजेशन को। तो उसके बाद आता है निफ्टी 200,
जिसमें अगेन 87% करीब है। तो आप देखेंगे अगले जो 100 हैं वो और भी कम हो गया उनका कंट्रीब्यूशन मार्केट कैपिटलाइजेशन में। और मार्केट कैपिटलाइजेशन कैन बी डायरेक्टली, वो उसको डायरेक्टली रिलेट कर सकते हैं लिक्विडिटी से, कि वो कितनी जल्दी सेल और बाय होता है स्टॉक मार्केट में। ओके, तो लिक्विडेशन का मतलब है कि कितना फ्रीली अवेलेबल है कोई स्टॉक, लाइक उसकी वॉल्यूम्स कितनी है, इजीली आप हाँ ट्रेड कर सकते हैं। ऐसा है नहीं कि आज आपने खरीद लिया और कल को आप बेचने जा रहे हैं तो कोई उसका कोई खरीदारी नहीं है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तो इसके अलावा अंशुल जी ये बताइए कि कैसे इन्वेस्ट किया जाए स्टॉक में, लाइक। देखिए, हाँ। हाँ तो आपको थोड़ा तो सोफिस्टिकेशन लाना पड़ेगा, मतलब थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा, जिसको मतलब उसको समझने के लिए आपको थोड़ा पहले तो मैं कहूँगा कि थोड़े एक्सपेरिमेंट कीजिए, थोड़े एग्जाम्पल ट्रेड्स कीजिए। एक्चुअल में ट्रेड मत करिए, पहले आप पेपर पे ट्रेड करिए कि मैंने मान लो ये खरीद लिया होता तो कैसे होता। ये तो जस्ट मैं एक खांचा सा बता रहा हूँ, लेकिन उसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो बता देता हूँ उसमें। कि इकोनॉमिक साइकिल्स को समझना ज़रूरी है कि इकोनॉमी कैसे ओवरऑल परफॉर्म कर रही है इस टाइम पे, और वो किस साइकिल में है। जैसे एक साइकिल हम बताते हैं कि ऐसे इकोनॉमी हर बार एक साइकिल में जाती है, एक ऊपर जाता है, फिर ट्रफ आता है, फिर उसके बाद फिर ऊपर जाती है, फिर ट्रफ आता है। तो आप किस इकोनॉमिक साइकिल में है वो समझने की ज़रूरत है थोड़ी बहुत, पूरी जानकारी की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद फिर अगर आप अगर आप कंपनी स्पेसिफिक में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो अगर आप उससे क्लोज कनेक्शन रखते हैं तो आप उसको ज़्यादा समझ सकते हैं। तो क्लोज कनेक्शन किस तरह के होते हैं? या तो आप एम्प्लॉयड हैं उस सेक्टर में, या उसी कंपनी के एम्प्लॉयड हैं, मतलब अगर बड़ी कंपनी है तो, या फिर आप उसके प्रोडक्ट यूज़ करते हैं और आप ऑब्ज़र्व करते हैं, कई सालों से ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। जैसे आजकल क्या है कि आजकल मैं जैसे मैं साइकिलिंग काफ़ी करता हूँ, तो मैं आजकल ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ कि साइकिल ख़रीदने वाले लोग इतने हो गए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि साइकिल का स्टॉक अपने आप ही ऊपर जाएगा, क्योंकि मैंने पिछले 8-10 साल में देखा है इतना साइकिलिंग का इंटरेस्ट भारत में मैंने देखा नहीं। तो हाई तो लेवल, हायर एंड वाली साइकिल्स, क्योंकि इतिहास हाँ तो भारत में हमेशा रहा है साइकिलों का। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है, सही बात है। वो हायर एंड वाली, जो जी। जिसको आप कह लें रिक्रिएशनल या स्पोर्ट्स के लिए। रिक्रिएशनल। हाँ, रिक्रिएशनल वाली। बहुत तो अट्रैक्टिव टर्म है। हाँ हाँ, जी। तो वो ज़रूरी है। और फिर आपको थोड़ा ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि थोड़ा आप न्यूज़ ऑब्ज़र्व कीजिए, CNBC वगैरह इस तरह के चैनल्स हैं जो देखते हैं, उसको उनको सुनिए। और थोड़ा और ध्यान रखिए कि आजकल स्टॉक प्राइस का मैनिपुलेशन और न्यूज़ का कंट्रोल भी होता है, तो वो थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि जो भी आप न्यूज़ देख रहे हैं उसको एक, क्या इंग्लिश में टर्म है, पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ उसको लीजिए। मतलब कि ये जो बता रहे हैं वो ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ सच बता रहे हैं, ये थोड़ा। मसाला आगे भी बता सकते हैं, हाँ, बिल्कुल चटपटा। बिल्कुल। हाँ, तो उसका उसका थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। एक लोगों की आदत होती है कि जो स्मॉल कैप होते हैं, छोटे शेयर्स होते हैं, कि भाई 1 रुपए में मिल रहा है या 2 रुपए में मिल रहा है, उसकी तरफ बहुत अट्रैक्टिव होता है कि कम पैसा लगाना पड़ेगा और हाँ मेरा। तो उसमें क्या राय है आपकी? हाँ, वो देखिए अट्रैक्टिव तो लगता है वो, लेकिन अभी एक एक रिपोर्ट आई है कि अभी आजकल का ज़बरदस्त रैली चल रही है। तो मैं तो कहूँगा एटलीस्ट जब आप स्टार्ट कर रहे हो, जब तक आप समझते नहीं हो स्टॉक मार्केट को पूरी तरह से, तो इनसे दूर ही रहना चाहिए। पर जो रिपोर्ट आई है वो ये कह रही है कि अभी एक रैली चल रही है स्मॉल इन्वेस्टर्स की, स्मॉल कैप शेयर्स में, जिसको पेनी स्टॉक भी कहा जाता है। जी। तो स्टॉक्स ने, क्योंकि इन्वेस्टर्स सारे मतलब काफ़ी अट्रैक्ट हो गए उससे, वो भी स्मॉल इन्वेस्टर्स, तो 3000% तक की कुछ स्टॉक्स पे वैल्यू में बढ़ गया है वो। अब ये पेनी स्टॉक्स क्या है, 1 रुपये 2 रुपये, इवन इससे भी कम के स्टॉक्स हैं ये। और वो हम्म। बढ़ के अगर 10 पैसे का स्टॉक अगर 1 रुपये हो जाए तो लोगों को लगता है अरे वाह, 100% की गेन है, और क्या 1000% की गेन है। 100% की। हाँ,
तो 1 का हो गया, 10 का हो गया, तो लेकिन वो सस्टेनेबल नहीं है क्योंकि उनके फंडामेंटल सही नहीं है। और हम आई थिंक बाद में कभी बात भी करेंगे कि फंडामेंटल रिसर्च जी की बिल्कुल। कितनी ज़रूरत है। तो ये सिर्फ स्टॉक प्राइस मूवमेंट और मैनिपुलेशन का इशू है जो अभी चल रहा है, तो उसको थोड़ा अवॉइड करें तो मेरे हिसाब से अच्छा रहेगा। और एक दूसरी चीज बताता हूँ मैं आपको। मैं मुंबई में था और ट्रेन से ट्रेवल करता था जब मैं ऑफिस जाता था अपना। तो सुबह के टाइम मोस्टली सारे ट्रेडर्स जाते थे। तो एक बहुत बड़ा चलन होता है कि कोई टिप हो तो बता दीजिए। हाँ। वो टिप का चलन कितना कितना मैं सार्थक है तो वो। देखिए, अगर आपको टिप ही चाहिए तो मैं कहूँगा आप अपने ट्रस्टेड लोगों के साथ अगर एक टीम बना लें तो ज़्यादा अच्छा है कि 4-5 लोग हों। आप उनको बोलें कि भाई आप थोड़ा रिसर्च करके बताइए। अब इस तरह की ट्रेन वाली टिप, और हमें भी पता है कि हमने भी बचपन में देखा है अपने लोगों को, अपने पेरेंट्स वगैरह को, कि ये जो टिप है ही है उसके बेस पे वो इन्वेस्ट कर देते हैं। तो आप ट्रेन वाली टिप बता रहे हो वो भी, तो मैं ये कहूँगा कि अगर आपको टिप लेनी भी है तो पहले तो ट्रस्टेड का बना लीजिए ग्रुप, ये है। अगर वो भी नहीं कर सकते तो एटलीस्ट अपनी फंडामेंटल रिसर्च जरूर करिए। जो टिप आई है उसके उसकी इनके इन्वेस्टर्स की ये जो रिपोर्ट्स हैं, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं हर कंपनी की, फ्रीली अवेलेबल होती हैं। तो वहाँ जाके देख लीजिए, कभी finance.yahoo.com पे रिसर्च कर लीजिए, थोड़ा तो देख लीजिए कि उसने कैसे परफॉर्म किया है। जी, आंख मीच के किसी की टिप को ना माने। पैसा हाँ, आपका है, दूसरा आदमी तो टिप दे के चला जाएगा, आप उसे ढूंढते रह जाएंगे। और होता बिल्कुल। भी यही है अंशुल जी कि जो आदमी टिप देता है वो इनसाइडर ट्रेडिंग होती है, कुछ होता है, वो तो अपना निकाल के निकल जाते हैं। और हाँ, जो लेता है वो बेचारा इस आस में कि कल बढ़ेगा परसों बढ़ेगा, और वो घाटा भी हाँ, उठाता है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं तो नहीं, इससे अच्छा अपने आप को नुकसान पहुंचाने से अच्छा है कि आप लॉन्ग टर्म रहिए, सबके लिए फ़ायदा है, आपका पैसा आपके लिए बढ़ेगा और जिस कंपनी में आप निवेश करेंगे तो उस कंपनी को भी फ़ायदा होगा। चलिए, आज की बात हम यहीं खत्म करेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आज हमने सिर्फ बात करी है फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट, कैसे शुरुआत की जाए। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि हम आगे आपके पास लेके आएंगे पूरा तरीका। स्टॉक मार्केट को किस नजरिए से देखना है, क्या खास बातों का ध्यान रखना है। जैसे फंडामेंटल्स बताया अंशुल जी ने, फंडामेंटल्स क्या होते हैं, ये आपको बेसिक फंडामेंटल्स में क्या चीजों का ध्यान रखना है, उसके लिए आप बिल्कुल टकटकी लगा के देखते रहिए हमारा नेक्स्ट वीडियो। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।